देवभूमि जैसे पवित्र स्थान पर 8 फरवरी को दिल दहला देने वाली जो हिंसा हुई है, उसकी दहशत में अब भी लोग सहमे हुए हैं। आज हल्द्वानी में पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां भी पहुंचने लगी हैं। आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के एक नेता के भाई समेत 5 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है। उस दिन जो भी हिंसा की चपेट में आया, उसके चेहरे पर खौफ साफ साफ देखा जा सकता है। यहां हल्द्वानी में गलियां सुनसान पड़ी हुई हैं। लोग मजबूरी में घर छोड़कर जाना चाहते हैं। इस वक्त जी न्यूज की टीम इन्हीं सभी हालातों की पड़ताल के लिए निकली हुई है। देखिए हमारी खास कवरेज ऑपरेशन बगीचा। हल्द्वानी में जिस जगह से आगजनी की शुरुआत हुई, मैं उसी मलिक के बगीचे में मौजूद हूँ। हल्द्वानी हिंसा के बीते 3 दिन ये तमाम लोग जो हैं वो अपनी जगह छोड़ के रिश्तेदारों में जा रहे। मास्टरमाइंड अब तक फरार। ऐसे कृत्य करे थे जो कोई इंसान तो नहीं कर सकता है। तो कोशिश कर रहे थे, ऊपर से वो कंबल डाल लेते, ऊपर से आग लगा करके डाल लेते, फिर ऊपर से सोच रहे थे करके मरी जाएं। हालात काबू, लेकिन डर जिंदा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब आपको एक एक तस्वीर और सच ध्यान से देखना चाहिए। रूह कपा देने वाले इस सच को बताएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आखिर उस दिन क्या क्या हुआ था। उपद्रवियों ने उस दिन नगर निगम के एक कर्मचारी के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। 4-5 लोग थे, वो उन्होंने पकड़ा और उसके बाद उन्होंने मेरी तो वो बोतल प्लास्टिक की थी जिसमें पेट्रोल था, उन्होंने वो तो मेरे मुंह में कर रहे थे, लेकिन मैंने हाथ रख दिया था, तो क्या कहूं। हम इनकी पहचान गुप्त रख रहे हैं। ये नगर निगम के एक ड्राइवर हैं। उस दिन ये कार्रवाई करने वाली टीम की गाड़ी चला रहे थे। 8 फरवरी को बुलडोजर की कार्रवाई के वक्त उपद्रवियों के हमले से बचने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन इन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया। मरा हुआ समझकर इन्हें वहीं छोड़ दिया गया। मेरी गाड़ी में आकर के पत्थर मारे, फिर उसने वहां से निकाला, गाड़ियों से निकाल करके हम लोग को ब्लॉक मारे, पीठों में मारे। जब उन्हें मरा देखा हमें, फिर उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। फिर हम लोग फोन छीने, मेरे पैसे छीने, फिर उसके बाद हम अदमरा बिल्कुल खत्म ही कर दिया था। सोच लिया उन्होंने करके हाँ खत्म हो गया, फिर उसके बाद छोड़ दिया। फिर उसके बाद बोलने लगे करके हाँ अब छोड़ दो इसे, अब ये मर गया। फिर कहने लगे अब इसे पेट्रोल डाल करके आग लगा दो। निगम कर्मचारी पर हमला करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस बीच हल्द्वानी हिंसा में शामिल रहे दोषियों की धरपकड़ तेजी से चल रही है। इस कड़ी में आज इन 5 आरोपियों की तस्वीर सामने आई है। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड और भू माफिया अब्दुल मलिक अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस को उन लोगों की भी तलाश है जो हिंसा का सामान तैयार करने में जुटे थे। हल्द्वानी के गुनहगार क्यों कानून के शिकंजे में आना जरूरी है, अब आपको एक एक कर बताते हैं। इस तस्वीर को देखिए। 8 फरवरी को अवैध निर्माण हटाने गई टीम पर कैसे जानलेवा हमला हुआ था। ये जली हुई मशीन उस दिन की दहशत की गवाही दे रही है। गाड़ियों से आज भी धुआं निकल रहा है और ये पूरी गाड़ियां आपको जली हुई दिख रही हैं। जेसीबी मशीन है, तमाम जेसीबी मशीन पूरी तरीके से जली हुई हैं। जो प्रशासन की गाड़ियां यहाँ आई थी उनको पूरी तरीके से जला दिया गया। जब प्रशासन की कार्रवाई हो रही थी तो उस पर इस तरीके से ये रिएक्शन जो है लोगों का, उसकी वजह से ये बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे प्रशासन ड्यूटी के दौरान यहाँ फंस गया था। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हिंसा के बाद प्रशासन की कार्रवाई जारी है। पुलिस की पेट्रोलिंग भी जारी है। इस बीच बताया जा रहा है कि यहाँ लोग अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं। दरअसल मलिक के बगीचा क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का कहना है कि उनके परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में अब बच्चों को लेकर रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ रहते हैं आप लोग? बम्बापुर में रहते हैं, वहीं सामने बगीचे के में। कल हम घर दरवाजे बंद थे हमारे, वो घरों में से खींच के ले गए हमारे आदमियों को। अब बताओ हम छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? घरों में भी हमें सेफ्टी नहीं मिल पा रही। हमारी टीम ने इंदिरा नगर की मस्जिद के मौलाना मुकीम कासमी से हिंसा की वजह जानने की कोशिश की, तो आप भी सुनिए उन्होंने कहा क्या। इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, जबकि यहाँ पर कभी भी पूर्व में ऐसा नहीं हुआ है और ये हल्द्वानी पर एक सिया धब्बा लगा है।
और इसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है कि जो बीच में खाई थी वो ज़बरदस्त हो गई। आपको बता दें कि हिंसा में अब तक 5 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि बनभूलपुरा के कर्फ्यूग्रस्त इलाके के हालात कैसे हैं, जहां जी न्यूज की टीम जायजा लेने पहुंची है। बनभूलपुरा के किदवई नगर की ये गलियां दिखाते हैं जो बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कर्फ्यू जो है लगा है और सख्ती से इस कर्फ्यू का पालन लोगों से करवाया जा रहा है। यहाँ तमाम गलियां जो हैं वो सूनी पड़ी हुई हैं। इंटरनेट सेवा हल्द्वानी के अन्य इलाकों में बहाल कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी इंटरनेट को बंद रखा गया है। ये हैं राहिद सिद्दीकी, एक होटल मालिक जिनके होटल में रुके 17 से 20 गेस्ट चौथे दिन ही होटल से बाहर निकल पाए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हिंसा वाले दिन क्या दहशत रही होगी। यही नहीं, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी फिलहाल पढ़ाई लिखाई चुनौती बन गई है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो नेट की ही आ रही है, क्योंकि इस टाइम हमारे फर्स्ट एग्ज़ाम्स होने वाले थे बोर्ड के, और बुक्स से हमें पता नहीं होता है कि बुक्स में से क्या आएगा क्या नहीं। सैम्पल पेपर्स ही सॉल्व करते हैं, और जब से स्टार्टिंग हुई है तो मैं नेट से ही पढ़ी थी, सब कुछ नेट से हो रहा था। लेकिन अब जब नेट ही नहीं है तो ना सैम्पल पेपर्स हैं, फिर कर्फ्यू है तो कोई आ जा नहीं सकता, ट्यूशन क्लासेस नहीं है, स्कूल बंद है, तो अभी स्टडीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जाहिर है देवभूमि को दहलाने की कोशिश करने वाले जब तक कानून के शिकंजे में पूरी तरह नहीं आ जाते तब तक यहाँ दहशत का माहौल बना रह सकता है। हल्द्वानी से अंजलि सिंह, सुरेंद्र डसीला और शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल तेज है। सदन में शक्ति परीक्षण से पहले सभी दल अपनी तैयारियों को परखने में जुटे हुए हैं। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। जेडीयू विधायकों की मीटिंग में नीतीश कुमार ने खुद शिरकत की। इस बैठक में वो विधायक भी शामिल हुए जिन्हें लेकर के अब तक तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। वहीं पहले ही इस्तीफे से इनकार कर चुके बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को लेकर भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आरजेडी ने नीतीश को चुनौती देते हुए फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर को हटाने की चुनौती दी है। देखिए। खेला शुरू किया गया उसका अंत होगा और खेल अभी बहुत बाकी है, तो कल तो पता ही चल जाएगा। ये सरकार 24 घंटे की मेहमान है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी के इस बयान ने बिहार की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट से पहले उन्होंने राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दिए, और तो और उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया जिससे एनडीए खेमे में खलबली मचनी तय है। महागठबंधन महामजबूत है, महाविजय करेगा। बिहार के माननीय विधायकों ने ठाना है कि बिहार के भविष्य को बचाना है तो तेजस्वी सरकार बनाना है, और ये जो सरकार एनडीए की बनी है इसके भविष्य का नहीं कोई ठिकाना है। इतना ही नहीं, आरजेडी पोस्टर के जरिए भी लोगों तक संदेश पहुंचाने में जुटी है और बता रही है कि बिहार में आरजेडी की सरकार रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। आरजेडी की ओर से ताबड़तोड़ पोस्टर्स, बैनर्स जो है वो लगाए गए हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं वो पटना में चौक चौराहों पर लगाए गए हैं, और इस तरीके से पोस्टर्स है, नौकरी मतलब तेजस्वी, भविष्य मतलब तेजस्वी, सकारात्मक राजनीति मतलब तेजस्वी। तो पार्टी की ओर से जो बैनर पोस्टर्स लगाए गए हैं उसमें सीधा सीधा संदेश देने की कोशिश की गई है कि नौकरी, रोजगार और विकास, निवेश को पार्टी मुद्दा बना रही है। लेकिन आरजेडी के दावे और संदेश को जेडीयू ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं दिख रही। नीतीश के करीबी नीरज कुमार ने शक्ति परीक्षण में खेला होने का दावा करने वालों पर पलटवार किया। हम तो उम्मीद यह करते हैं कि कल राष्ट्रीय जनता दल और उसके घटक दल को हिम्मत करके यह बोलना चाहिए कि खेला होवे नहीं, खेला उनके साथ हो गया, कल यह दिखाई पड़ेगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ जाने के बाद से ही आरजेडी के नेता खेला होने का दावा कर रहे हैं, जिसे लेकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। तरह तरह के दावे और विरोधी दलों के नेताओं के मेल मुलाकात की खबरों ने सियासी पंडितों को भी उलझा दिया है।
एनडीए और महागठबंधन में खींचतान का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है। कोई भी फ्लोर टेस्ट से पहले ना तो अपने पत्ते खोलने को तैयार है और ना ही अपनी तैयारी में कोई कोर कसर छोड़ रहा है। लिहाजा बिहार की सियासत परीक्षा से पहले पिकनिक पार्टी और पाठशाला का नया दौर देख रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपने विधायकों को सेंधमारी से बचाने के लिए हैदराबाद भेजा था, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी विधायकों को दल बदलने से रोकने के लिए पटना में तेजस्वी के आवास पर रखा गया है, जहां वो पार्टी कर रहे हैं। जबकि बीजेपी ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए गया में प्रशिक्षण शिविर चलाया। तेजस्वी के घर डेरा डाले आरजेडी विधायकों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो लेफ्ट के विधायकों के साथ म्यूजिक पार्टी का लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही उनकी क्रिकेट खेलती तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस के विधायक भी तेजस्वी के आवास पहुंचेंगे, जहां से सभी एक साथ फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा जाएंगे। सरकार को अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर पास कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 122 सदस्य चाहिए। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। पिकनिक पार्टी और पाठशाला के बीच सबसे ज्यादा टेंशन सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को है, जिनके सामने सदन में बहुमत साबित करने के साथ साथ अपनी साख बचाने की दोहरी चुनौती है। नीतीश के करीबी दावा कर रहे हैं कि वो न सिर्फ फ्लोर टेस्ट में पास होंगे बल्कि विरोधियों की कोशिश को नाकाम भी करेंगे। अरे भाई खेला तो हो गया, अब मेला है, नोट खेला है, अब कोई खेला नहीं है। ये दिग्भ्रमित करने के लिए बयान है। आप देखिए कल उसका आपको मिल जाएगा रिजल्ट। सभी अपने एमएलए को रात से बंद करके रखा है उन्होंने। किसे उनको न डर है जी? जो लोग अपने विधायक को बंद करके रखे हैं, घर पर रखे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, मोबाइल बंद किए हुए, तो डर उनको है। आप वही कह रहे हैं खेला होगा। इस बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम ने व्हिप जारी कर अपने विधायकों को एनडीए के समर्थन में वोट करने के निर्देश दिए हैं। हम का दावा है कि फ्लोर टेस्ट में खेला का दावा के पीछे आरजेडी का डर छिपा है। अगर आप में जीत में इतना ही आपको विश्वास है तो सबको बुला के मीटिंग के बहाने सबको कह दिए कि क्या यहीं रहो, कहीं मत जाओ। क्या मतलब इसका मतलब साफ है कि वो हारे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। विश्वास मत से पहले शय और मात का खेल जारी है। हर पार्टी अपने विधायकों को सेंधमारी से बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि कुछ विधायकों के पाला बदलने या गैर हाजिर रहने से ही सदन में बहुमत का गणित बदल सकता है। पटना से रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और इस वक्त हमारे संवाददाता प्रशांत झा पटना से इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, कल हालांकि फ्लोर टेस्ट, लेकिन उससे पहले आज नंबर गेम में कौन अव्वल होता नजर आ रहा है? हर कोई कोशिश कर रहा है, अपने अपने विधायकों को आइसोलेट करके रखा हुआ है तमाम पार्टियों ने। क्या खबर वहां से? देखिए प्रिया, जो नंबर का गेम आप कह रहे हैं, उस नंबर गेम के हिसाब से एनडीए के जो गठबंधन है वो सबसे आगे है, क्योंकि उसके पास 128 विधायकों का समर्थन है और ये सबसे बड़ा अभी गठबंधन है। और आपको बता दें कि 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर सरकार बनाई थी तो 128 विधायकों की सूची उन्होंने राज्यपाल को सौंपी थी और इसी के बाद ये उनको मुख्यमंत्री बनने का न्योता मिला था। तो ये सीधे तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी के 78 विधायक हैं, जबकि जेडीयू के पास 45 विधायक हैं और हम पार्टी के पास 4 विधायक हैं और एक निर्दलीय का समर्थन अभी एनडीए को प्राप्त है। कुल मिला के 128 है। दूसरी तरफ आप अगर देखें तो आरजेडी गठबंधन जो महागठबंधन है उसके पास 114 विधायकों का समर्थन है। इसमें खुद आरजेडी है, कांग्रेस के 19 विधायक हैं, सीपीआई एमएल के 12 विधायक हैं, सीपीआई के 2 हैं और सीपीएम के 2 हैं। इसके साथ एआईएमआईएम के 1 विधायकों का भी समर्थन उनको मिल सकता है। तो ये स्थिति है बिहार के विधानसभा की अभी। लेकिन जिस तरह से लगातार दावे किए जा रहे हैं खेला का, तो खेला ये है देखेंगे कि अब कोशिश होता क्या है। एनडीए तो आश्वस्त है, ये मान के चल रही है कि फ्लोर टेस्ट उन्हीं के हक में होगा, जीतेंगे वो। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो मीटिंग आज हो रही है जेडीयू के विधायकों की, कितने पहुंचे हुए विधायक उस मीटिंग में?
देखिए प्रिया, जो जेडीयू के 45 विधायक हैं उसमें से लगभग 43 विधायक वो पहुंच चुके थे और 2 विधायक रास्ते में थे जिनको वहां पहुंचना था, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही ये तमाम विधायकों को आज वहां मीटिंग में मूल मंत्र देने वाले थे। क्योंकि आरजेडी दावा कर रही थी जेडीयू के कुछ विधायक उनके कांटेक्ट में है, लेकिन बता रहे हैं आप 45 में से 43 पहुंच गए थे और 2 के संपर्क में नीतीश कुमार खुद थे जो पहुंचने वाले थे, रास्ते में थे। शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। आखिरी नतीजा आने के बावजूद दुनिया को पता ही नहीं चल पाया कि मुल्क की कमान कौन संभालेगा। वैसे पाकिस्तान में किस पार्टी की कितनी सीटें मिलेंगी, पाकिस्तान में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसके लिए दुनिया पाकिस्तान के चुनाव नतीजों का इंतजार कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब कुछ पहले से तय था और अब जिस तरह से पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर चाहते थे, इसे दुनिया के सामने रखा जा रहा है। ये सब जनरल मुनीर ने किस योजना के साथ किया, हम आपको अब बताते हैं एक एक करके। लेकिन सबसे पहले आप देखिए जनरल मुनीर ने पाकिस्तान में किस पार्टी को कितनी सीटें बांटी हैं। दरअसल पाकिस्तान में एक प्रत्याशी की मौत के बाद सिर्फ 265 सीटों पर चुनाव हुआ। और आपको यह भी बता दें कि एक सीट पर फिर से मतगणना होने की वजह से सिर्फ 264 सीटों के नतीजे घोषित किए गए हैं। जनरल मुनीर दुनिया को निष्पक्ष चुनाव होता दिखाना चाहते थे, इसीलिए सबसे ज्यादा सीटें सबसे अधिक लोकप्रिय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थकों को दी गई, जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे। निर्दलीयों को कुल 101 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें इमरान खान के समर्थकों की संख्या 87 है। इसके बाद जनरल मुनीर ने सबसे ज्यादा सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को दी, क्योंकि चुनाव से पहले उनकी नवाज शरीफ से डील हो चुकी थी। पीएमएलएन की झोली में मुनीर ने 75 सीटें डाली। जिस पार्टी के समर्थन से नवाज शरीफ की पार्टी को सरकार बनाना है, यह भी तय था। बिलावल भुट्टो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुनीर के ऑफिस से 54 सीटें दी गई। इसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 17 सीटें दी गई हैं, ताकि नवाज शरीफ से मिलकर के एमक्यूएम सरकार बनाने में योगदान दे सके। बाकी बची पार्टियों में मुनीर ने 17 सीटें बांट दी, लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया कि आखिर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग इनके नेतृत्व में पाकिस्तान के अंदर उनकी कठपुतली सरकार बन जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि जनरल मुनीर ने कैसे दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए ये सब कुछ किया, तो इसे समझने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए, जो जनरल मुनीर के चुनावी दृश्यम की पूरी कहानी आपको समझा देगा। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान में चुनाव हुए तो देश के 4 सूबों में वोटिंग के बाद वोट गिनने का काम भी बूथ पर ही किया गया। लेकिन किसको कितने वोट मिल रहे हैं, किसे जीतना है, किसे हारना है, ये सब कुछ पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर के ऑफिस में तय हुआ। इसके लिए मुनीर के मार्गदर्शन में पाकिस्तान की सेना ने ऐसी योजना बनाई जिससे सब खुश हो जाए। लेकिन नतीजे ना इमरान के, ना नवाज के, ना बिलावल के पक्ष में आए और चुनाव जनरल मुनीर जीत जाए। चलिए अब आपको समझाते हैं पाकिस्तान में मुनीर के मन के चुनावी नतीजे तैयार करने के लिए क्या क्या तरकीबें अपनाई गई। लेकिन इससे पहले समझिए मुनीर चुनाव नतीजों से क्या और क्यों चाहते थे। मुनीर का मकसद था पाकिस्तान में अगली सरकार सेना की पसंद वाली गठबंधन सरकार हो, ताकि कोई भी सरकार आए वो उनके हिसाब से ही चले। मुनीर का तीसरा मकसद था कि पीटीआई किसी भी कीमत में सरकार का हिस्सा ना हो, ताकि सरकार में शामिल कोई भी पार्टी सेना से बगावत न कर पाए। इस हिसाब से सीटें बांटने के लिए जनरल मुनीर ने एक खास प्लान तैयार किया, जिसमें 25 ऐसी सीटें चुनी गईं, जिसमें वोटों को रद्द करवाकर खास पार्टी के उम्मीदवारों को जितवा दिया गया। इसका सबसे ज्यादा फायदा नवाज और बिलावल की पार्टियों को मिला। पंजाब में नवाज शरीफ की पार्टी के साथ साथ सेना भी मजबूत स्थिति में है, इसलिए यहाँ पर धांधली सबसे ज्यादा हुई। पाकिस्तान के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि चुनाव में ऐसा खेल हुआ जिसके बारे में सोचकर भी लोगों को हंसी आती है। इसी हेराफेरी की वजह से रात तक जिस पीटीआई को पूरा बहुमत मिलता दिखाई दे रहा था, सुबह तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग उससे कम सीटें जीतकर भी फाइट में आ गई, क्योंकि सेना नवाज शरीफ के साथ खड़ी थी। पाकिस्तान के चुनावों में वोटों को रद्द करने की धांधली इस कदर हुई कि मुनीर के पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए रिकॉर्ड तोड़ वोट रद्द करा दिए गए। कई सीटों में जितने वोट पाकर उम्मीदवार जीत सकते हैं, उससे ज्यादा वोट रद्द कर दिए गए। हालांकि ऐसा पहले भी पाकिस्तान में होता आया है। 2018 के चुनावों में तत्कालीन सेना प्रमुख ने इमरान खान की ऐसे ही मदद की थी। तब नवाज शरीफ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार इमरान के साथ सेना खेला कर रही है।
मुनीर के आदेश के बाद पहले पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों में इतनी सीटें बांट दी कि गठबंधन करके सेना के हितों का ध्यान रखने वाली सरकार बन जाए। इसके बाद जनरल मुनीर के आदेश पर सेना दबाव डालकर निर्दलियों को नवाज की पार्टी में मिलवाने की मुहिम में लग गई, जिसके परिणाम तेजी से सामने आ रहे हैं। इसी के साथ दुनिया को निष्पक्ष चुनाव और सरकार गठन का संदेश देने के लिए सेना ने तीसरी चाल चली। इमरान और समर्थक नेताओं को राहत देने की शुरुआत हुई ताकि वो ज्यादा शोर न मचाएं। अचानक खबर आई जिस मामले में इमरान और सहयोगियों को देशद्रोही साबित करना था, उसमें उनको जमानत दी जा रही है, जबकि चुनाव से ठीक पहले 5 दिन में इमरान खान को 3 सजाएं सुनाई गई थी। 9 मई केस में इमरान खान और उनके सहयोगियों को राहत मिली है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस मामले में जमानत मिली। पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी जमानत दे दी गई। वहीं पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद को भी इस गंभीर मामले में जमानत मिल चुकी है। इधर नवाज शरीफ ने फौरन उन दलों से बातचीत शुरू कर दी जिनको मिलाकर सरकार बनाने का निर्देश उन्हें पहले ही सेना से मिल चुका था। और जनरल मुनीर ने पाकिस्तान के सभी सियासी दलों में चुनाव के बाद सीटों की बंटवारा तो यहां कर दी, लेकिन वो प्रधानमंत्री किसको बनाने वाले हैं और पाकिस्तान की सियासत में कौन सा गुणा गणित चल रहा है, अब आप ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले बात नवाज शरीफ की, जो 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए सेना की, या फिर यूं कहें कि जनरल मुनीर की पहली पसंद है। नवाज शरीफ के भाई और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद इस बात का ऐलान कर चुके थे कि PMLN अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी तो नवाज शरीफ ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में जो खबर चल रही है उसके मुताबिक नवाज गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं दिखाई दे रही है। चलिए आप बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो की भी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल की प्रधानमंत्री बनने की बहुत इच्छा है और पाकिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शहबाज से मुलाकात करके खुद के राष्ट्रपति पद और बेटे बिलावल के लिए प्रधानमंत्री पद की डिमांड रख दी है। इसके बदले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में PMLN के उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए भी तैयार है। बिलावल भुट्टो की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि उन्होंने PTI के लिए भी अपने दरवाजे खुले होने का ऐलान किया है। हालांकि जनरल मुनीर की मर्जी के खिलाफ बिलावल कोई कदम उठाएंगे, इसकी संभावना कम है। वहीं नवाज शरीफ खुद प्रधानमंत्री नहीं बनने की स्थिति में अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ का नाम भी जनरल मुनीर के सामने बढ़ा रहे हैं। शहबाज शरीफ के पास दुनिया के दूसरे मुल्कों से बड़ी होशियारी से कर्ज मांगकर मुल्क चलाने का अनुभव भी है, जो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनने के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा शहबाज शरीफ के सेना प्रमुख के साथ भी अच्छे संबंध हैं। वो PDM की गठबंधन सरकार भी संभाल चुके हैं, जिसमें बिलावल जैसे बड़े चेहरे उनके विदेश मंत्री थे। शहबाज को प्रधानमंत्री बनाकर नवाज अपनी बेटी मरियम को पंजाब में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। गृह युद्ध की आग में फिर जलेगा पाकिस्तान। चुनावी नतीजे पर भड़की बगावत की चिंगारी। तेजी से फैल रही है विरोध प्रदर्शन की लपटें। क्या आपकी बार खंड खंड हो जाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान में फौजी बूटों तले रौंदकर जिस तरह जमहूरियत का जनाजा निकाला गया, आम चुनाव के नतीजों को कई दिनों तक लटकाकर पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह जनादेश पर डाका डाला, उससे पाकिस्तानी आवाम से लेकर सियासी दलों और मजहबी संगठनों का पाला चढ़ गया है। नतीजतन पूरे पाकिस्तान में विरोध की आवाज बुलंद हो रही है। गुस्से की आग विरोध प्रदर्शन की शक्ल में सुलगने लगी। आशंका जाहिर की जा रही है कि ऐसे में वहां 9 मई 2023 जैसे हालात बन सकते हैं और बड़े पैमाने पर फिर दंगा बढ़ सकता है। नतीजों में धांधली का आरोप लगाते हुए कई दल और धार्मिक संगठनों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया। इमरान खान की पार्टी PTI ने जीत को हार में बदलने का आरोप लगाकर कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने के निर्देश दिए, तो तहरीक लब्बैक ने चुनाव में गड़बड़ी को मुद्दा बनाते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। धार्मिक संगठनों ने भी चुनाव और चुनावी नतीजे में धांधली का आरोप लगाते हुए चक्का जाम का ऐलान किया है।
सबसे पहले इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई ने चुनाव जीतने का दावा करते हुए देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। Zee News।